आज का अपना टॉपिक है सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था। दिल्ली सल्तनत अर्थात 1206 से 1526 तक जिन 5 राजवंशों ने यहाँ पे शासन किया था, उनकी केंद्रीय शासन व्यवस्था क्या थी। 5 राजवंश गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी राजवंश। यह 5 राजवंशों का इतिहास दिल्ली सल्तनत के इतिहास के नाम से प्रसिद्ध है। सुल्तान यह राज्य का सर्वोच्च अध्यक्ष होता था और सर्वप्रथम सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला मुस्लिम तुर्क सम्राट महमूद गजनवी था। अर्थात महमूद गजनवी के द्वारा सर्वप्रथम सुल्तान की उपाधि धारण की गई। ये खलीफा के आधिपत्य को मानते थे, अर्थात सर्वोच्च मुस्लिम धर्मगुरु है खलीफा, उसके आधिपत्य को स्वीकार करते थे। दिल्ली सल्तनत के इतिहास में मुबारक खिलजी एकमात्र सुल्तान था जिसने खलीफा के आधिपत्य को नहीं माना, अर्थात उसने कहा कि वे स्वयं ही खलीफा है। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत के इतिहास में प्रथम सुल्तान था जिसने अपने पद के लिए खलीफा से मान्यता प्राप्त की। इल्तुतमिश ने 1229 में तत्कालीन खलीफा अब्दुल कादिर बिल्ला से अपनी सल्तनत के लिए मान्यता प्राप्त की, जिससे कि उसके अमीर अधिकारियों में और मुस्लिम तुर्कों में पद और प्रतिष्ठा की वृद्धि हो सके। मोहम्मद बिन तुगलक दूसरा दिल्ली सुल्तान था जिसने कि खलीफा से मान्यता प्राप्त की। अब हम चर्चा करते हैं दिल्ली सल्तनत के अधीन केंद्रीय प्रशासन की। केंद्रीय प्रशासन में सुल्तान की सहायता के लिए कुछ मंत्रियों की नियुक्ति की जाती थी, जो कि सामान्यतः 6-7 मंत्रिमंडल सदस्यों का होता था। इनमें जो पहला पद माना गया है सुल्तान के बाद, वह है वजीर। वजीर को प्रधानमंत्री भी कहा जाता था और वजीर को वित्त मंत्री भी कह सकते हैं। वजीर है वो वित्तीय मामलों का प्रशासन चलाने में मुख्य भूमिका रहती थी और इसके लिए उसके 2 सहायक अधिकारी होते थे। एक है मुस्तफ़ा मुमलिक और एक है मुशर्रफ मुमलिक। मुशर्रफ मुमलिक यह महालेखाकार होता था जो कि आय व्यय का हिसाब रखता था, और मुस्तफ़ा मुमलिक ये महालेखा परीक्षक होता था जो कि संपूर्ण आय व्यय के हिसाब किताब की जांच करने वाला मुख्य अधिकारी होता था। इस प्रकार सुल्तान के बाद दिल्ली सल्तनत के इतिहास में प्रशासन का जो केंद्र बिंदु होता था वो वजीर होता था, और इस वजीर की सहायता के लिए 2 मुख्य अधिकारी होते हैं, मुस्तफ़ा मुमलिक और मुशर्रफ मुमलिक। आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो एक पद होता था महालेखा परीक्षक का और एक पद होता था महालेखाकार का। महालेखा परीक्षक अर्थात हिसाब किताब की जांच करने वाला, और महालेखाकार अर्थात संपूर्ण साम्राज्य में होने वाली आय और व्यय का हिसाब रखने वाला। दूसरा जो प्रमुख अधिकारी होता था वो है वजीर के बाद में दीवान आरिज। दीवान आरिज इसे हम केंद्रीय सैनिक विभाग भी कह सकते हैं, अर्थात सल्तनत काल में जो मुख्य सेना का विभाग होता था उसे दीवान आरिज कहते थे, और इस विभाग के प्रमुख अधिकारी को आरिज मुमलिक कहा जाता था। इसका मुख्य कार्य है वो है सेना में अनुशासन बनाए रखना। इस दीवान आरिज विभाग की स्थापना बलबन के समय हुई थी दिल्ली सल्तनत के इतिहास में, जिसने लोहे और रक्त ब्लड और आयरन की नीति चलाई। वह शासक बलबन जिसने दीवान आरिज नामक एक पृथक केंद्रीय सैनिक विभाग की स्थापना की। तीसरा जो दिल्ली सल्तनत में केंद्रीय मंत्रिमंडल में पद था वो है दीवान इंसाफ। ये राजकीय पत्र विभाग को प्रमुख होता था
अर्थात राजकीय पत्र विभाग को दीवान इंसा कहा जाता था। इसका मुख्य अध्यक्ष है उसे दबीर खास भी कहते थे। अर्थात जो पोस्टल की व्यवस्था है, राजकीय पत्र विभाग है, राजकीय पत्रों का आदान प्रदान है, उनका जो प्रमुख है वो है दीवान इंसा। अगला है मुख्य पद, वो है दीवान रसातल। दीवान रसातल सल्तनत काल में विदेश मंत्री को कहा जाता था। ये सुल्तान का विदेशी मामलों में मुख्य सलाहकार था, मुख्य एडवाइज। जितनी भी गोपनीय सूचनाएं हैं जो कि सार्वजनिक जीवन, प्रशासनिक, आर्थिक और राजनीतिक संबंधों से होती थी, वह दीवान रसातल अपने सुल्तान से सलाह देता था, और स्पेशली विदेशी मामलों में, अन्य राज्यों के मामलों में। अगला जो मुख्य पद है वो है सदर उस सुदूर। ये धर्म और दान विभाग का प्रमुख होता था। सदर उस सुदूर जो कि मुस्लिम कानूनों के जानकार होते थे तथा जो मुस्लिमी कानून की व्याख्या करते थे, और धर्म और दान के लिए जितनी भी जागीरें दी जाती थी उन सब का वितरण करने का कार्य सदर और सुदूर के द्वारा किया जाता था। अगला जो पद है वो है काजी उल कुजात। काजी अर्थात प्रधान न्यायाधीश, और ये सुल्तान के बाद में न्याय के क्षेत्र में प्रमुख और अंतिम अधिकारी माना जाता था, और इसका निर्णय अंतिम माना जाता था। अगर सम्राट की स्थिति कमज़ोर है तो काजी उल कुजात ही मुख्य न्यायाधीश होता था। हालांकि बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, ये दिल्ली सल्तनत के वे सुल्तान थे जो अपनी स्वयं के विवेक और प्रेरणा से न्याय देते थे, और इनके समय इस काजी और उलेमा वर्ग का सल्तनत और प्रशासन में सबसे कम हस्तक्षेप रहेगा। इन 6 मंत्रियों के अलावा भी केंद्रीय सरकार में कुछ और अधिकारी और कर्मचारी नियुक्त थे जो कि मंत्रियों के समकक्षी माने जाते थे। उदाहरण के लिए वकील दर, यह वह पद था जो राज परिवार से संबंधित विभाग का प्रमुख विभागाध्यक्ष होता था। राज परिवार से संबंधित अर्थात सुल्तान के पारिवारिक संबंध से संबंधित जितने भी कार्य करने होते हैं उसका जो प्रमुख है वो वकील दर होता था। ये सुल्तान के विश्वास पात्र व्यक्तियों में से ही होता था, क्योंकि सुल्तान के परिवार की सुरक्षा, व्यवस्था और सार्वजनिक और दैनिक जीवन के बारे में सभी संबंधित महत्वपूर्ण कार्य इसके द्वारा ही संपन्न किए जाते थे। अगला जो महत्वपूर्ण पद है वो है अमीर हाजिब। अमीर हाजिब दरबार में व्यवस्था बनाए रखने वाला, अर्थात सुल्तान कब अपने मंत्रिमंडल के साथ मीटिंग करेगा, सुल्तान के साथ अन्य आए हुए राजदूतों के साथ कब सुल्तान की भेंट करवानी है, और इस मंत्रिमंडल में वरिष्ठता और कनिष्ठता का क्या क्रम रहेगा, ये सब कार्य अमीर हाजिब के द्वारा किए जाते थे। अगला जो महत्वपूर्ण पद है जिसे केंद्रीय मंत्रिमंडल में मुख्य अधिकारियों के समकक्ष माना गया वो है अमीर अखुर। यह राजकीय अस्तबल का अध्यक्ष होता था, अर्थात जो घुड़सवार सेना है जहाँ पे घोड़ों का रख रखाव के लिए एक अलग से विभाग बनाया गया है और एक अलग से अध्यक्ष बनाया गया है जिसे अमीर अखुर कहा गया है। इसका मुख्य कार्य है केंद्रीय सेना, स्पेशली जो घुड़सवार सेना है उसमें घोड़ों के रख रखाव और उनके निरीक्षण का जो कार्य है वो अमीर अखुर के द्वारा समय समय पे किया जाता था, और इसकी रिपोर्ट है वो दीवान आरिज अर्थात केंद्रीय सैनिक मंत्री को देता और वह सुल्तान को। तो इस प्रकार अमीर अखुर भी दिल्ली सल्तनत में एक महत्वपूर्ण अधिकारी होता था। अगला है सहनाई पीर, ये हाथी सेना का अध्यक्ष होता था। दिल्ली सल्तनत में जो हाथी सेना रखी गई है उसके रख रखाव, भरण पोषण और निरीक्षण के लिए एक सेना पील के नाम से अलग से विभाग बनाया गया और उसका अलग से अध्यक्ष नियुक्त किया जाए जो हाथी सेना के रख रखाव की संपूर्ण जानकारी केंद्रीय सैन्य विभाग को भेजता था।
अगला है सर्रे जानदार। सर्रे जानदार ये सुल्तान का मुख्य अंगरक्षक होता था, अर्थात सुल्तान के जितने भी सेना अधिकारी है उनमें सबसे विश्वास पात्र व्यक्तियों में से एक है, वो है सर्रे जानदार। इसके द्वारा सुल्तान की आत्मरक्षा को लेके समय समय पर उसे गोपनीय दिशा निर्देश दिए जाते और सुल्तान की आज्ञाओं का पालन किया जाता और सुल्तान की यात्राओं को बिल्कुल गोपनीय रखा जाता। अगला है मजलिस ए खलबत। मजलिस ए खलबत ये सुल्तान की एक एडवाइजरी कमेटी होती थी। सुल्तान की एक सलाहकार समिति है जिसमें उसके कुछ पारिवारिक विश्वास पात्र व्यक्ति शामिल हैं जो उसे प्रशासन में सहयोग के लिए होते थे। सुल्तान इनसे अपने समय समय पर राज्य व्यवस्था के बारे में चर्चा करता था और उनकी सलाह मानने या न मानने के लिए वे स्वतंत्र होता था। फिर भी ये मजलिस ए खलबत है वो एक किचन कैबिनेट के रूप में होते थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि सल्तनत कालीन जो शासन व्यवस्था है जिसमें सुल्तान का जो पद है वो सर्वप्रथम महमूद गजनवी के द्वारा धारण किया गया। ध्यान ये रखना है कि सुल्तान का पद महमूद गजनवी धारण करेगा और बादशाह का पद जो भारत में सर्वप्रथम अर्थात इस्लामी और तुर्कों में जो सर्वप्रथम व्यक्ति धारण करेगा उसका नाम था बाबर। सुल्तान का पद धारण करने वाला व्यक्ति है महमूद गजनवी और बादशाह का पद धारण करने वाला व्यक्ति है बाबर। ये खलीफा अर्थात इस्लामी धर्मगुरु को ही अपना सब कुछ मानते हैं, लेकिन खिलजी वंश में एक शासक होगा कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी जिसने अपने आप को स्वयं को ही खलीफा घोषित किया था। दिल्ली सल्तनत के में कुतुबुद्दीन ऐबक को इतना समय नहीं मिला था क्योंकि वे लगभग 4 वर्ष तक स्वतंत्र शासक रहेंगे। तो इल्तुतमिश जिसे कि हम वास्तविक रूप से दिल्ली सल्तनत का शासक मानते हैं उसके द्वारा अपने पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि के लिए इस खलीफा से सर्वप्रथम मान्यता प्राप्त की और मोहम्मद बिन तुगलक दूसरा सल्तनत शासक था जिसने भी खलीफा से मान्यता प्राप्त की। इस सल्तनत कालीन प्रशासन के लिए एक केंद्रीय कैबिनेट होती थी और उसमें लगभग वह 6 या 7 महत्वपूर्ण मंत्रालय होते हैं जिन्हें कि सुल्तान अपने विश्वास पात्र अमीर वर्ग को देता था और उनकी सलाह समय समय पर वो लेता था जिससे कि वो सुल्तान है वो राजकार्य आसानी से संपादित कर सकते। प्रमुख है वजीर, प्रधानमंत्री तथा वित्त मंत्री। उसकी सहायता के लिए 2 कर्मचारी मुशर्रफ मुमालिक और मुस्तफ़ा मुमालिक। उसके अलावा दीवान आरिज इसकी स्थापना करेगा बलबन। ये केंद्रीय सैनिक विभाग था और इसमें जो मुख्य परिवर्तन किए जाएंगे वो किए जाएंगे अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। दीवान इंसाफ यह राज्य के पत्र विभाग होता था और जिसमें दबीर खास इसका अध्यक्ष होता था। अन्य राज्यों से पत्र व्यवहार करना, अन्य विभागों से पत्र व्यवहार करना, उनको सुरक्षित रखना, सुल्तान तक गोपनीय पत्रों का संचालन करना इसका मुख्य कार्य। दीवान रसातल आज के विदेश मंत्री की तरह ये पद होता था और विदेशी मामलों में ये सुल्तान का मुख्य एडवाइजर अथवा सलाहकार होता था। इसी प्रकार हम देखते हैं सदर सदूर ये धर्म और दान विभाग का अध्यक्ष होता था। किन अधिकारियों को जनता में विश्वास पात्र है, उन्हें कौन सी जागीरें देनी है, सुल्तान को किस वर्ग को दान देना है, ये सब इसी के अंतर्गत आता है। मतलब जागीरों का वितरण इसकी सलाह पे सुल्तान के द्वारा किया जाता था। अगला है काजी उल कुजात। ये सुल्तान के बाद मुख्य न्यायाधीश का पद होता था और इसका निर्णय अंतिम माना जाता था। हालांकि अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन खिलजी, बलबन, इल्तुतमिश ये वे शासक वे हैं जो सब विवेक और निर्णय क्षमता के द्वारा अपना अंतिम निर्णय लेने में स्वतंत्र थे और ये काजी की सलाह मानने को ना तो कभी बाध्य हुए और ना इन्होंने कभी इतना इसको काजी को अपने
शासन कुरान के दार महत्व दिया। इनके अलावा भी कुछ विभाग जैसे वकील दर, अमीर हाजिब, अमीर अकूर, सहना पील, सरे जान, मजलिस खलबित, जो कि प्रशासन में सहयोग देने के लिए होते थे।